हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 17 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितने भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम बल्कि बैंकिंग इंटरव्यू जो आप देते हैं, जैसे एसबीआई, पीओआई, बीपीएस, पीओआरआरबी या फिर आरबीआई ग्रेड बी या अन्य किसी बैंक में, तो इंटरव्यू में जो आपसे बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है वो भी आपकी केवल इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जैसे जीडीपी संबंधित क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और 5 ईयर प्लान पर भी अब तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीति आयोग पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन और भी जो इकोनॉमिक्स टर्म्स होती हैं, फाइनेंशियल टर्म्स होती हैं, और जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जैसे आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई, ट्राई, ये सब इसमें कवर किया गया है। शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और आपका इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए मटेरियल्स में प्रोवाइड आपको किया गया है। कोर्स बाय करने से पहले आप डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ्स देख लीजिएगा, वो भी अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। उन्हें देखने से आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह कंटेंट हम आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोनों ही सेपरेट कोर्सेज हैं, 1 साल की वैलिडिटी है इनकी, और करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको मिल जाएंगे। अब भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे और शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, वेयर इज़ नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन है आसाम, झारखंड, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हु वॉन द मोंटे कार्लो मास्टर्स टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली। हाल ही में पहली बार मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब किसने जीता। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज स्पेन से आते हैं, टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने लोरेंजो मुसेटी को हराकर अपना पहला मोंटे कार्लो मास्टर्स टाइटल जीता है। बात टेनिस की हो रही है। डबल्स विनर्स की बात करें तो मोनाको रोमेन अर्नियोडो और फ्रांस मैनुअल क्विनार्ड ने ये टाइटल जीता है। मोनाको के रोमेन है और फ्रांस के हैं मैनुअल। जो ये 2025 का मोंटे कार्लो मास्टर्स है, ये फ्रांस में खेला गया है। मेल प्रोफेशनल्स के बीच में खेला जाता है, फीमेल कैटेगरी नहीं होती इसमें। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मास्कोट फॉर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, गज सिम्हा। बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7th एडिशन होस्ट करने वाला है 4 से 15 मई के बीच में। अलग अलग सिटीज़ में होगा, जैसे पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय, भागलपुर। इसका जो मास्कोट है वो भी लॉन्च कर दिया गया है, गज सिम्हा इसका नाम है, यानी कि एलिफेंट और लायन दोनों का ही कॉम्बिनेशन। और जो आर्काइवल हेरिटेज है पाला डायनेस्टी की नालंदा और बोधगया से, जो टेम्पल पर इनग्रेव्ड की गई है और उनके पिलर्स पर भी है, तो उसी का सिंबल है गज सिम्हा। वेयर वॉज द इनॉग्रल एडिशन ऑफ एकीमे कंडक्टेड। एकीमे का उद्घाटन संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। सही आंसर ऑप्शन डी है, दार एस सलाम, तंजानिया। देखिए, इनॉग्रल एडिशन है यानी फर्स्ट एडिशन है एक लार्ज स्केल मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, जिसका नाम है अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट। ये दार एस सलाम तंजानिया में शुरू हुआ है और INS सुनैना, जो कि इंडियन ओशन शिप सागर में
डेजिग्नेटेड है और 44 नेवल पर्सनल के साथ जो है आगे बढ़ रही है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। 13 अप्रैल से 18 अप्रैल तक ये चल रहा है। इसमें कोमोरोस, जिबूती, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोज़ेम्बिक, सीशेल्स, साउथ अफ्रीका, ठीक है, और इस तरह की कंट्रीज शामिल हैं इसमें अफ्रीका की। भारत और तंजानिया इसको होस्ट कर रही है। इंडियन नेवल शिप चेन्नई और INS केसरी भी दार एस सलाम पहुंची है इस एक्सरसाइज में पार्ट लेने के लिए। Which organization recently introduced the new blue category of industries based on the essential environmental services? हाल ही में किस संगठन ने आवश्यक पर्यावरण सेवाओं के आधार पर उद्योगों की नई नीली श्रेणी शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हाल ही में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या किया, एक नई कैटेगरी इन्होंने बनाई है इंडस्ट्रीज़ की, जिसको दिया है ब्लू कैटेगरी नाम। तो एसेंशियल इन्वायरमेंटल सर्विसेज के बेसिस पर ये कैटेगरी इन्होंने दी है ताकि पोल्यूशन को मैनेज किया जा सके एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण। एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो ह्यूमन के कारण होती है। तो वेस्ट टू एनर्जी इंसिनरेशन को इन्होंने ब्लू कैटेगरी में रखा है और इससे पहले ये रेड कैटेगरी में आती थी। इसका जो पोल्यूशन इंडेक्स है वो 97.6 है, तो काफ़ी ज़्यादा है। जो पोल्यूशन इंडेक्स है ये CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड द्वारा ही लॉन्च किया जाता है। अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे अगर पोल्यूशन इंडेक्स 80 से ज़्यादा है तो आपका रेड कैटेगरी, और अगर 80 से कम है लेकिन 55 से बराबर या इसके ज़्यादा है तो ऑरेंज कैटेगरी, अगर 25 से कम है तो ग्रीन, ठीक है। और अब ब्लू आ गया है किसके लिए? वेस्ट टू एनर्जी इंसिनरेशन के लिए। CPCB की बात करें, एक स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 के तहत इसको बनाया गया था। और जो आपका ये एयर एक्ट है और इन्वायरमेंट 1986 का ऐड है, इससे भी संबंधित है। विच प्राइवेट स्पेस कंपनी कंडक्टेड द ऑल फीमेल स्पेस फ्लाइट इंक्लूडिंग कैटी पेरी? किस निजी अंतरिक्ष कंपनी ने कैटी पेरी सहित सभी महिलाओं को अंतरिक्ष में भेजा? राइट आंसर ऑप्शन सी है ब्लू ओरिजिन। देखिए कैटी पेरी और 5 अदर वुमेन, एक्चुअली ये क्वेश्चन में इस तरह से होगा, विच प्राइवेट कंपनी कंडक्टेड द ऑल फीमेल स्पेस फ्लाइट, ठीक है, इंक्लूडिंग कैटी पेरी एंड 5 अदर्स, इस तरह से होना था ये। तो पॉप स्टार हैं कैटी पेरी, आपने नाम सुना होगा, और इनके अलावा 5 और महिलाएं। इन्हें ब्लू ओरिजिन रॉकेट के जरिए स्पेस में भेजा गया और वापस अर्थ पर भी लाया गया। और फर्स्ट ऑल फीमेल स्पेस फ्लाइट रही है 60 साल के इतिहास में। वेस्ट टेक्सास से इनकी ये फ़्लाइट शुरू हुई है, स्पेस तक गए और फिर ये वापस भी आ गए। लगभग 11 मिनट की जर्नी रही। ब्लू ओरिजिन ने ऐसा बताया। ब्लू ओरिजिन जो अमेज़ॉन के जनक हैं जेफ बेजोस, ठीक है, उन्हीं की कंपनी है, स्पेस कंपनी है। और न्यू शेपर्ड लॉन्च व्हीकल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही है यात्रा, क्योंकि स्पेस टूरिज्म यहीं से बढ़ाया जाता है न्यू शेपर्ड से। लॉन्च व्हीकल है ये। अच्छा, ये 6 पर्सन रही इसमें। एक तो कौन कौन रही? लॉरेंस सेंजिस और गेल किंग और ऐशा बोवे, अमेंडा नुगेन और कैरियन फ्लिन। अच्छा, ये फर्स्ट ऑल फीमेल स्पेस फ्लाइट रही है 60 सालों में, जैसे मैंने आपको बताया। इससे पहले सोवियत कॉस्मोनॉट वैलेंटीना टेरेस्कोवा फर्स्ट वुमेन थी जो स्पेस में गई थी। 3 दिन की सोलो फ्लाइट की थी इन्होंने। डेनियल नोबोआ इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है इक्वाडोर। तो देखिए डेनियल नोबोआ ये इक्वाडोर के प्रेसिडेंट हैं और फिर से इन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन वहाँ पर जीत लिया है। एक्चुअली 2023 नवंबर में स्नैप इलेक्शन हुए थे, यानी कि जैसे स्नैप इलेक्शन मतलब जो अर्ली इलेक्शंस हो जाते हैं, जो फुल टर्म होती है उससे पहले ही इलेक्शन हो जाते हैं, उनको बोलते हैं स्नैप इलेक्शन। तब से पावर में थे, अब फुल टाइम ये प्रेसिडेंट बन गए हैं। इक्वाडोर की बात करें, कैपिटल क्विटो है, करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द 54th सिग्नेटरी ऑफ द आर्टेमिस एकॉर्ड्स? हाल ही में कौन सा देश आर्टेमिस समझौते का 54वां हस्ताक्षरकर्ता बन गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है बांग्लादेश। बांग्लादेश आर्टेमिस एकॉर्ड्स को साइन करने वाला 54वां देश बन गया है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा के साथ इसने साइन किया है। आर्टेमिस एकॉर्ड्स की बात करें, अक्टूबर 2020 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है और पीसफुल एंड कोऑपरेटिव सिविल एक्सप्लोरेशन ऑफ साउथ आउटर स्पेस को प्रमोट यहाँ पर किया जाता है। 21 जनवरी 2025 तक अगर हम बात करें तो 53 कंट्रीज़ ने इस अकॉर्ड को साइन कर चुके हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इंडिया भी है, यूनाइटेड अरब अमीरात भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और भी कई यूरोपियन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं।
विच एयरपोर्ट हैज़ बीन नेम द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट 2025 बाय स्काईट्रैक्स। स्काईट्रैक्स द्वारा किस हवाई अड्डे को 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है सिंगापुर का चंगी एयरपोर्ट। सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट रहा है स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में। मैड्रिड में हुए हैं ये अवार्ड्स और 13वीं बार है जब सिंगापुर चंगी अवार्ड को वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट बताया गया है। दोहा का जो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दूसरे नंबर पर रहा। अच्छा, जो ये सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट है इसे और भी अवार्ड्स मिले जैसे वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट डाइनिंग, वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट वॉशरूम्स और बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया तो है ही। अच्छा, इंडिया का जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया बताया गया है। बेंगलुरु का जो कंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया बताया गया है। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ सर्विस इन इंडिया एंड साउथ एशिया बताया गया है। गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया बताया गया है और हाईएस्ट रैंक एयरपोर्ट भी है पैसेंजर नंबर्स के हिसाब से। न्यू दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है 32वीं पोजीशन पर है ओवरऑल रैंकिंग की हम बात करें। इकलौता एयरपोर्ट है जो टॉप 50 में है। बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट है 58th पोजीशन से सुधर कर 48th पर आ चुका है। हैदराबाद 59 से ऊपर बढ़कर 56th पर आ चुका है। मुंबई का जो एयरपोर्ट है ये भी 95th से बढ़कर 73rd पर आ चुका है। राइट साइड में वर्ल्ड के 10 एयरपोर्ट्स देख पाएंगे। सिंगापुर, हमाद, टोक्यो, इंचियोन, नरीटा, हांगकांग, पेरिस चार्ल्स, रोम, म्यूनिक, ज्यूरिक। Which African country became the first to sign a country partnership framework with the International Solar Alliance? कौन सा अफ्रीकी देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ देश साझेदारी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है मॉरिशस। मॉरिशस फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री बन गया है जिसने कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ। और फोर्थ कंट्री है ग्लोबली बांग्लादेश, भूटान, क्यूबा के साथ जिसने इस तरह का कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन किया है। तो इसके जरिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है मॉरिशस है इनके बीच में सोलर एनर्जी इनिशिएटिव्स को लेकर कोलैबोरेशन किया जाएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आप सभी जानते हैं ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा इसको लॉन्च किया गया था ताकि सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा सके। 2030 तक $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया जा सके सोलर सेक्टर में। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड MOU ऑन कॉटन कोऑपरेशन? भारत और किस देश ने कपास सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा ऑस्ट्रेलिया। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलियन कॉटन शिपर्स एसोसिएशन इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ठीक है, कॉटन के सेक्टर में कार्य करने के लिए, जैसे कॉटन प्रोडक्शन, ट्रेड ट्रेंड्स, ग्लोबल प्राइसिंग, मार्केट आउटलुक, ये सभी। The bilateral MOU is expected to help strengthen trade between the two countries and improve market access and reciprocal support in assisting dialogue supporting the interest of their common cotton industries. Which financial company has partnered with ICICI Bank to enhance credit accessibility? किस वित्तीय कंपनी ने ऋण सुलभता बढ़ाने के लिए ICICI बैंक के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है पिरामल फाइनेंस। पिरामल फाइनेंस लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है ICICI बैंक के साथ क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए मिडिल एंड लो इनकम बोरोवर्स के लिए, खास करके रूरल और सेमी अर्बन रीजन्स में। थ्रू दिस पार्टनरशिप पिरामल फाइनेंस लिमिटेड combines its innovative high-tech plus high-touch approach with the financial and banking expertise of ICICI Bank. What is the name of the newly incorporated subsidiary of GAIL? GAIL की नवगठित सहायक कंपनी का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है गेल ग्लोबल IFC लिमिटेड। देखिए, फाइनेंशियल ऑपरेशंस को और बढ़ाने के लिए गेल इंडिया लिमिटेड ने अपनी एक होली ओन्ड सब्सिडरी लॉन्च की, इसका नाम है गेल ग्लोबल IFC लिमिटेड। इसको इंटरनेशनल IFC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी गुजरात में है, यहाँ पर लॉन्च किया है। गेल ग्लोबल IFSC लिमिटेड को इस्टेब्लिश किया गया है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल 17 करोड़ और इनिशियल पेड अप कैपिटल 8.5 करोड़ के रुपए के साथ। How much total penalty has IRDAI imposed on Flipkart for violations of insurance, e-commerce and corporate agents norms? बीमा, ई-कॉमर्स और कॉर्पोरेट एजेंट मानदंडों के उल्लंघन के लिए IRDAI ने फ्लिपकार्ट पर कुल कितना जुर्माना लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 1.06 करोड़ रुपीज़। देखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने पेनल्टीज़ लगाई हैं 1.06 करोड़ रुपए की फ्लिपकार्ट पर, क्योंकि इसने इंश्योरेंस, ई-कॉमर्स एंड कॉर्पोरेट एजेंट नॉर्म्स को वायलेट किया है।
ऑफ दिस 1 करोड़ इज़ फॉर वायलेशन ऑफ द इंश्योरेंस ई कॉमर्स गाइडलाइंस 2017। ठीक है, जो इंश्योरेंस ई कॉमर्स गाइडलाइन 2017 है उनके उसको वायलेट किया है इसने, इसलिए पेनल्टी लगाई है। व्हाट इज़ द रिवाइज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया इन 2025 अकॉर्डिंग टू मूडीज़ एनालिटिक्स। मूडीज़ एनालिटिक्स के अनुसार 2025 में भारत के लिए संशोधित जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान क्या है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है 6.1%। इंटरनेशनल रिसर्च फर्म मूडीज़ एनालिटिक्स, इसने भारत की जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है 2025 में उसको रिवाइज डाउन किया, यानी कि डाउन कर दिया है। पहले 6.4% बताई थी मार्च में, और अब 6.1% इसने बताई है, क्योंकि यूएस के कारण जो टैरिफ लग रहे हैं देशों पर उसको देखते हुए। बाकी आपने पता ही है कि लेटेस्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें आरबीआई रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कम किया है और 6% अब रहा है, और एकोमोडेटिव स्टांस रहने वाला है, यानी कि और इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन भी 20 पॉइंट तक घटाई है आरबीआई ने, 4% बताया है, और रियल जीडीपी प्रोजेक्शन 6.5% बताई है। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस एट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। हाल ही में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक में निवेश समाधान के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी है अजय भूषण पांडे। फॉर्मर चेयरपर्सन है नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अजय भूषण पांडे, इन्हें वाइस प्रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन नियुक्त किया गया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में AIIIB में। 3 डिपार्टमेंट्स को लीड करेंगे, सेक्टर्स, थीम्स एंड फाइनेंस सॉल्यूशंस डिपार्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड फिडुसरी सॉल्यूशन डिपार्टमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। इससे पहले ये फाइनेंस सेक्रेटरी और रेवेन्यू सेक्रेटरी रह चुके हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं आधार में, यानी कि UIDAI में, और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क के चेयरमैन भी रह चुके हैं GSTN के। विच US स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस अ बिल रिकॉग्नाइजिंग हिंदू फोबिया एंड एंटी हिंदू हेट इन इट्स पीनल कोड। कौन सा अमेरिकी राज्य अपने दंड संहिता में हिंदू फोबिया और हिंदू विरोधी घृणा को मान्यता देने वाला विधेयक पेश करने वाला पहला राज्य बन गया। राइट आंसर ऑप्शन बी है जॉर्जिया। जॉर्जिया फर्स्ट स्टेट्स बना है यूनाइटेड स्टेट्स में जिसने ऐसा बिल इंट्रोड्यूस किया है जो फॉर्मली हिंदोफोबिया को रिकॉग्नाइज करेगा और एंटी हिंदू हेट को जो है अपनी पीनल कोड में शामिल करेगा। तो सीनेट बिल 375 इंट्रोड्यूस किया गया, रिपब्लिकन सीनेटर हैं शॉन स्टील के द्वारा। यदि बिल पास हो जाता है जो एंटी हिंदू फीलिंग्स हैं या प्रेजुडाइज है तो उसके लिए भी सज़ा दी जाएगी, उसको भी एक अपराध माना जाएगा। तो हिंदूफोबिया मतलब यानी कि आप जो हिंदुज़्म के प्रति आप जो है आपका मन कड़वा है, डेरोगेटरी मार्क्स आप मारते हैं, आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, ये सभी। हिंदू केवल 1% ही है US पॉपुलेशन में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देखेंगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कैप्चा? आंसर इज कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। हाउ मेनी मेंबर्स डज द यूरोपियन यूनियन हैव? 27. व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन इंडिपेंडेंट India? 489. China has increased the tariff on import goods from the US to 125% against duties of 145% by America. Prime Minister Narendra Modi recently inaugurated and laid the foundation stone of 44 projects worth rupees 3880 crore in which city of UP? Answer is Varanasi. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी बताने हैं कमेंट बॉक्स में। वेयर वॉज द कालीघाट स्काई वॉक इनोग्रेटेड? विच एजेंसी लॉन्च द MSME फाइनेंस प्लेटफॉर्म? वेयर वॉज इंडिया ग्लोबल फोरम्स नेक्स्ट 25 समिट हेल्ड? वेयर इज Achanakmar Amarkantak Biosphere Reserve? India has emerged as the 4th largest automobile producer globally following China, United States of America and which country? तो इनके आंसर आपको बताने हैं 5वें क्वेश्चन के। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो अभी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।